एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग की। ये चैप्टर 6 मार्क्स का वेटेज रखता है दोस्तों CBSE के फाइनल एग्ज़ाम में। इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर से 6 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें MCQ या 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तीनों ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर का वेटेज जो है वो 6 मार्क्स का है आपके फाइनल एग्ज़ाम में। और इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में लिया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हम मनी की बात करेंगे दोस्तों, और पार्ट बी जब हम लाएंगे तो उसमें हम बैंकिंग की बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर की। बार्टर सिस्टम। दोस्तों, जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, जब मनी सर्कुलेट नहीं हुई थी, जब मनी सिस्टम में था ही नहीं, तो बार्टर सिस्टम काम करता था इंटरनेशनल लेवल पर हर कंट्री में। बार्टर सिस्टम एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें दो लोगों के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन या एक्सचेंज जो होता है वो गुड्स के थ्रू होता है। एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स मिलता है और दूसरे गुड्स के बदले एक गुड्स पहले वाले को मिलता है। इसको सीसी इकॉनमी भी बोलते हैं, कमोडिटी टू कमोडिटी। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें अगर गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है तो मनी का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ गुड्स एक्सचेंज होता है गुड्स के थ्रू, इसीलिए ये कमोडिटी टू कमोडिटी, सीसी इकॉनमी भी इसको बोलते हैं। बार्टर सिस्टम में मनी का कोई रोल नहीं होता है। मान लीजिए दो लोग हैं, ए और बी। ए जो पर्सन है उसके पास वीट है गुड्स के रूप में, और बी जो पर्सन है उसके पास गुड्स के रूप में राइस है। और इन लोगों के बीच एक्सचेंज होना है, इन लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होना है। तो ए पर्सन बी पर्सन को गुड्स के रूप में वीट देगा और उसके बदले बी पर्सन उसको राइस देगा। तो ये एक्सचेंज कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर मनी का कोई रोल नहीं होता है। बार्टर सिस्टम एक लंबे समय तक वर्ल्ड के इकोनॉमिक सिस्टम में काम करता रहा, लेकिन उस सिस्टम में कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो सिस्टम फेल हो गया और मनी इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो वो कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से मनी को इकॉनमी में लाना पड़ा। बार्टर सिस्टम बहुत स्मूथली चल रहा था, जिसमें दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होता था, एक्सचेंज होता था, एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स। अब यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एक तरफ बनाना है और एक तरफ एप्पल है। बनाना और एप्पल के बीच एक्सचेंज होगा, उसमें कहीं भी मनी यूज़ नहीं किया जाएगा। जिसके पास बनाना है वो एप्पल वाले को बनाना देगा और उस बनाना के बदले उसको एप्पल दिया जाएगा। ये है ट्रांजैक्शन, ये है एक्सचेंज प्रोसेस बार्टर सिस्टम का। अब उन ड्रॉबैक्स की बात करेंगे जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम फेल हो गया। 5 डिफरेंट ड्रॉबैक्स की बात की जाती है जो बार्टर सिस्टम के फेल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। फर्स्ट है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सेकंड, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। थर्ड, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। फोर्थ, प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। एंड फिफ्थ, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। तो आइए हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक है लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स दोस्तों, बार्टर सिस्टम में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता था कि दो ऐसे लोग आपस में एक दूसरे से मिल पाएँ जिनके पास वही सामान हो जो सामने वाले को ज़रूरत हो। इसका मतलब क्या कि ऐसे दो लोग एक दूसरे के सामने आ पाएँ जिनके पास एक दूसरे की ज़रूरत का सामान हो और वो एक्सचेंज करने को तैयार हो। तो इतनी बड़ी कंट्री में, इतनी बड़ी इकॉनमी में ऐसे दो लोगों का मिल पाना बहुत रेयर होता था, इसलिए इसको कोइंसिडेंस बोलते हैं कि एक दूसरे की वांट्स को सेटिस्फाइड करने वाले गुड्स उनके पास हों और वो आपस से मिल जाएं। तो ये बहुत रेयरली होता था, इसलिए बार्टर सिस्टम फेल हो गया था। द बार्टर सिस्टम रिक्वायर्स ए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ऑन द पार्ट ऑफ दोज who want to exchange goods or services. It is necessary for a person who wishes to trade his good or service to find some other person who is not only willing to buy his good or service but also possesses that good which the former wants. Such a double coincidence of wants is a rare possibility. तो इस वजह से बार्टर सिस्टम फेल हुआ था। नंबर 1 जो इसका ड्रॉबैक था।
सेकेंड ड्रॉबैक, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई ऐसा कॉमन कोई गुड्स नहीं था जिसकी यूनिट सारे गुड्स की यूनिट पर अप्लाई हो सकती थी। इसका मतलब हमें समझना है अच्छे से। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, हमें पता है दोस्तों कि कोई भी गुड्स होता है तो उसकी मेजरमेंट की एक यूनिट होती है। जैसे अगर कोई लिक्विड आइटम है तो उसको लीटर में हम मेज़र करते हैं, जैसे टेक्सटाइल या क्लोथ्स है तो उसको हम मीटर में, और कुछ चीज़ें किलोग्राम में या केजी में मेज़र की जाती हैं। तो हर गुड्स की एक पर्टिकुलर यूनिट होती है जिससे उसको मेज़र किया जा सकता है। लेकिन उस समय जब मनी नहीं हुआ करता था तो किसी गुड्स के मेज़रमेंट की जो यूनिट होगी उसकी वैल्यू क्या होगी उसको मेज़र कर पाना बहुत मुश्किल होता था। तो इस वजह से बार्टर सिस्टम जो है वो फेल हो गया था। दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफ़िकल्टी इन द बार्टर सिस्टम। एट वॉट रेट एनी एक्सचेंज इज़ टू बी मेड। जैसे अगर किसी के पास जो है पोटैटो है और किसी दूसरे कंज्यूमर के पास जो है टेक्सटाइल है या क्लोथ्स है। अब पोटैटो जो मेज़र किया जाता है वो किलोग्राम में किया जाता है, और जो टेक्सटाइल है वो उसकी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। अब उन दोनों के बीच में जब मनी नहीं है तो कैसे एक्सचेंज हो पाएगा कि अगर 1 मीटर टेक्सटाइल देना है तो उसके अगेंस्ट जो है कितना किलोग्राम जो है पोटैटो मिलेगा। तो इस तरीके की कोई कॉमन मेजरमेंट यूनिट नहीं थी, वैल्यू नहीं थी जिससे हम उन दोनों को ऐसे इवेलुएट कर सकें कि कितने के बराबर दूसरी चीज़ कितनी मिलने वाली है। तो इसलिए ये वाटर सिस्टम जो है वो फेल हो गया था। ये उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। थर्ड है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है दोस्तों कि कोई ऐसा गुड्स हो जिसमें वो वैल्यू स्टोर कर सकें लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे जब मनी आ गई, जब मनी इंट्रोड्यूस हो गई तो मनी की वैल्यू जो है वो ड्यूरेबल आइटम है। मनी की वैल्यू हमेशा बनी होती है। ये अलग बात है कि उसकी परचेजिंग पावर कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन बार्टर सिस्टम में स्टोर ऑफ वैल्यू की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। स्टोरिंग वैल्यू मीन्स स्टोरिंग द वेल्थ ऑफ यूज इन फ्यूचर। नो गुड्स कैन सर्व एज पर्पस एज एसेट मस्ट हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर किसी गुड्स में इसको फ्यूचर के लिए स्टोर करना हो तो उसमें ये 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स होने चाहिए थे। वो कौन कौन से थे? इट शुड नॉट बी पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। कुछ ऐसा गुड्स होना चाहिए था जो पेरिशेबल ना हो, लॉन्ग टर्म तक उसको हम होल्ड कर सकें। दूसरा, इट शुड बी ईजली पोर्टेबल, हम उसको ईजली कैरी कर सकें। थर्ड, इट शुड रिक्वायर लेस स्पेस, उसको रखने के लिए हमें कम जगह चाहिए हो। और लास्ट था, इट मस्ट बी रेडली एक्सेप्टेबल एनी टाइम फॉर एक्सचेंज, कि उसको किसी भी टाइम हम एक्सचेंज में यूज़ कर सकें। तो ऐसा कोई एक गुड्स मिलना बहुत मुश्किल था जिसमें ये चारों फीचर्स पाए जाएं। तो लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम का, जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम फेल हुआ था। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट्स का मतलब होता है दोस्तों कि किसी चीज़ को अगर हम चाहते हैं ख़रीदना तो उसके लिए हम कुछ एडवांस बुकिंग के लिए कुछ अमाउंट हम जमा कर सकें। हम पोस्ट डेटेड चेक जैसे यूज़ करते हैं वैसे किसी गुड्स को बार्टर सिस्टम में हम उसको सामने वाले को दे सकें फ्यूचर के लिए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मनी को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको हम स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जैसे कि अगर कोई बड़ी एसेट्स खरीदनी है, मान लीजिए कहीं आपको लैंड खरीदना है और आज की तारीख में कुछ पैसा देकर हमको लैंड को होल्ड करवाना है, हमको उसको एडवांस देकर बुक करवाना है, तो हम कुछ पैसा कुछ अमाउंट दे सकते हैं। बार्टर सिस्टम में ये ऑप्शन नहीं था कि हम कुछ अमाउंट देकर उसको बाकी पेमेंट हम बाद में कर सकें। ऐसा कोई सिस्टम उस समय नहीं था। तो फ्यूचर पेमेंट्स की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बार्टर सिस्टम में ये जो प्रॉब्लम आई थी फ्यूचर पेमेंट्स की, उसमें जो 3 अलग अलग पॉइंट हैं उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। देयर शुड बी डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग विच स्पेसिफिक कमोडिटी वुड बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट। दो लोगों के बीच में कोई ऐसा गुड्स
पर एग्रीमेंट बनता ही नहीं था, कॉमन एग्रीमेंट होता ही नहीं था जिसके बिहाफ पर जो है ट्रांजैक्शन या रीपेमेंट कंसिडर किया जाए। सेकेंड, देयर कुड बी डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज टू बी रीपेड। यहाँ पर क्वालिटी की बात की गई है कि गुड्स कोई ऐसी क्वालिटी जिस पर कॉमन एग्रीमेंट हो सके, किसके बिहाफ पर एग्रीमेंट हो सके। थर्ड था, देयर एग्जिस्ट ए रिस्क सिंस द कमोडिटी टू बी रीपेड मे इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो उस गुड्स की वैल्यू कम ज़्यादा भी हो सकती थी। तो ये 3 पॉइंट थे जो इम्पोर्टेंट है इसमें, जिसको यहाँ पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट या प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर पेमेंट, कि इसमें हम एडवांस में पेमेंट नहीं कर सकते थे, इसमें हम बहुत ज़्यादा जो है लंबे समय के लिए अगर हमें होल्ड करना हो तो वो फैसिलिटी हम अवेल नहीं कर सकते थे, तो इसलिए बार्टर सिस्टम फेल हुआ। तो दोस्तों ये 5 डिफरेंट ड्रॉबैक्स थे, ये रीज़न थे जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम जो है वो फेल हो गया था। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों, किसी चीज़ को हम डिवाइड कर सकें, किसी चीज़ को हम पार्ट में ख़रीद सकें। तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी थी वहाँ पर बार्टर सिस्टम में, कि मान लीजिए किसी के पास हॉर्स है जो उसका ट्रेड करता है, और किसी के पास जो है शुगर है या वीट है वो उसका ट्रेड करता है। 2 लोगों के पास अलग अलग सामान है, और जो एक्सचेंज रेट अगर आपस में फिक्स भी हुआ था कि अगर एक हॉर्स चाहिए तो उसके बदले 100 kg वीट दिया जाएगा, लेकिन अगर सामने वाले को केवल 50 kg ही वीट चाहिए तो उसके बदले कितना हॉर्स देगा? 1 हॉर्स इक्वल टू 100 kg वीट। तो 50 kg वीट के लिए हॉर्स को हाफ करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल था। तो ये लैक ऑफ डिविजिबिलिटी कहलाता है, इसकी वजह से बार्टर सिस्टम फेल हो गया था। तो दोस्तों ये 5 डिफरेंट ड्रॉबैक्स आपको दिमाग में रखने हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बार्टर सिस्टम के फेल होने के पीछे ये सारे ड्रॉबैक्स थे। अब बात करते हैं दोस्तों हम मनी की। मनी होता क्या है और किस चीज़ को हम मनी बोलते हैं, मनी में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए किसी चीज़ को अगर हम मनी मानते हैं तो। दोस्तों ये वर्ड जो मनी हम सुनते हैं, ये एक लैटिन वर्ड मोनेटा से आया है। मोनेटा जो है ये एक रोमन गॉडेस का सरनेम है, जूनो मोनेटा उनका नाम था, और जूनो मोनेटा से उनको धन की देवी माना जाता था, इसलिए यहाँ मोनेटा जो है ये लैटिन वर्ड है और यहीं से मनी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये आपको जानना चाहिए कि ये वर्ड हम जो डेली यूज़ करते हैं, किसी ना किसी में डेली हमारे मुँह से निकलता है, मनी, मोनेटा एक लैटिन वर्ड है, वहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है। द वर्ड मनी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोनेटा। इकोनॉमिस्ट होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग द डेफिनीशन ऑफ मनी। हर इकोनॉमिस्ट की अलग अलग डेफिनीशन थी, मनी उसको कहते हैं, मनी इसको कहते हैं, मनी में ये फीचर्स होने चाहिए। हाउएवर इट इज़ मोर और लेस एक्सेप्टेड बाय ऑल दैट। लेकिन कुछ कॉमन फीचर जो हैं मनी में होने ही चाहिए, ये सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं ये उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो क्या हैं? मनी इज़ एनीथिंग विच एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, anything which is universally acceptable in making transactions is considered as money। तो इस डेफिनीशन में जो कॉमन डेफिनीशन एक है कि कोई भी चीज़ मनी हो सकती है। मनी इज एनीथिंग विच एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज़ मनी हो सकती है जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज़ कर सकें, ट्रांजैक्शन में यूज़ कर सकें, ठीक है, जिसको हम बाइंग एंड सेलिंग में यूज़ कर सकें। और दूसरा, एनीथिंग विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल इन मेकिंग ट्रांजेक्शन, उसको वो जनरली एक्सेप्टेबल भी हो, कि उसको लेने से कोई मना ना करे कि हाँ इसके थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हम लेंगे, उसको लेने से कोई मना ना करे, तो ऐसी चीज़ मनी हो सकती है। ये कॉमन डेफिनेशन जो थी मनी की वो सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं एग्री करते हैं। तो कोई भी चीज़ मनी हो सकती है, इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है, लेकिन उसके अंदर ये 2 चीज़ होनी चाहिए ज़रूर, 2 फीचर। एक तो क्या, उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज़ कर सकें, और दूसरा वो कॉमनली एक्सेप्टेबल हो सबके द्वारा।
अब यहाँ हम दो डेफिनेशन की बात करेंगे जो दो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट जो मोनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं उन्होंने दी थी। एक जो डेफिनेशन है वो प्रोफेसर वॉकर की है। वॉकर की डेफिनेशन क्या है मनी के रिगार्डिंग? मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी कर सकती है। मनी इज़ व्हाट मनी डज, ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन वॉकर ने दी थी। मनी इज़ व्हाट मनी डज। और उसके बाद क्राउथर, क्राउथर की डेफिनेशन ऐसी डेफिनेशन थी जिसमें मनी के सारे फीचर्स आ जाते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में भी अगर मनी को डिफाइन करना हो तो ये डेफिनेशन ही आप लिखने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्राउथर, क्राउथर के अकॉर्डिंग, एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर एंड एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने थ्री डिफरेंट फीचर्स की बात कर दी कि अगर कोई चीज़ मनी है तो उसके अंदर ये तीन फीचर होने चाहिए क्राउथर के अकॉर्डिंग। पहला, वो जनरली एक्सेप्टेबल हो एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, कि उसको एक्सचेंज प्रोसेस में हम यूज़ कर सकें। दूसरा, उसमें स्टोर ऑफ वैल्यू भी हो और वो मेज़र भी कर सके किसी वैल्यू को। तो ये अगर फीचर्स हैं तो उसको हम मनी मान सकते हैं। ये क्राउथर की डेफिनेशन थी जो बहुत अच्छी डेफिनेशन है और आज की तारीख में हम क्राउथर की डेफिनेशन को ही मनी के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ स्क्रीन पर आपको एक स्ट्रक्चर, एक चार्ट दिखाया गया है जिससे आप समझ सकते हैं कि मनी की अलग अलग डेफिनेशन आई। नैरो, कोई नैरो कॉन्सेप्ट था, कोई वाइड कॉन्सेप्ट था, कोई लीगल कॉन्सेप्ट था और कोई आइडियल कॉन्सेप्ट था। नैरो जो डेफिनेशन ऑफ मनी, जो नैरो कॉन्सेप्ट है मनी का, उसमें क्या कहा गया? मनी कंसिस्ट ऑफ दोज थिंग्स विच आर वाइडली यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज में अगर यूज़ किया जा रहा है तो वो मनी है, बाकी फीचर्स की बात वहाँ पर नहीं की गई। ये मनी की नैरो डेफिनेशन थी। मनी की नैरो डेफिनेशन वाले इकोनॉमिस्ट मनी उसको मानते हैं जिसको केवल हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज़ कर सकें। वाइड डेफिनेशन थोड़ी सी आई, उसमें क्या था? मनी इज़ व्हाट मनी डज। जैसे भी हमने देखा प्रोफेसर वॉकर की डेफिनेशन कि मनी वो वाइड डेफिनेशन है, मनी वो है जो मनी कर सकती है। लीगल डेफिनेशन, एनीथिंग डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एज मनी इज़ मनी। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया किसी भी चीज़ को कि ये मनी है तो उसको मनी माना जाता है। ये लीगल डेफिनेशन हो गई। आइडियल डेफिनेशन जिसमें क्राउथर की बात हमने की थी अभी, एनीथिंग विच इज़ वाइडली यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट इज मनी। ये सारे फीचर जो हैं अगर ये सब आ जाते हैं किसी चीज़ में तो उसको मनी माना गया। ये एक आइडियल डेफिनेशन है मनी की। तो इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कि मनी को अगर हमें नैरो मनी का कॉन्सेप्ट जानना है तो मतलब हुआ कि यहाँ पर केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज में वो चीज़ यूज़ की जा सके बस। उसके बाद वाइड कॉन्सेप्ट क्या है मनी का, लीगल और आइडियल कॉन्सेप्ट क्या है, ये इस चार्ट से आप समझ सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं दोस्तों जिसके बारे में हम यहाँ आप डिस्कस करेंगे। जैसे फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी क्या होता है? इट रिफर्स टू द मनी हुज वैल्यू एज अ कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स वैल्यू एज मनी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि किसी भी चीज़ की अगर मनी की हम बात करें दोस्तों तो उसकी दो वैल्यू होती है, एक फेस वैल्यू होती है और एक होती है इंट्रिसिनिक वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? जो मनी के ऊपर प्रिंट होता है। जैसे 100 रुपीज़ के नोट के ऊपर 100 लिखा होता है, ये उसकी फेस वैल्यू है। लेकिन उसकी जो इंट्रिसिनिक वैल्यू होती है वो क्या होती है? इंट्रिसिनिक वैल्यू का मतलब होता है कि अगर उस हम मटेरियल को लें जिससे वो करेंसी बनाई गई, जिससे वो 100 रुपीज़ का नोट्स बना, उस 100 रुपीज़ नोट के अंदर जो मटेरियल इन्वॉल्व है जिससे वो नोट बनाया गया, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो उसके अंदर कोई भी रॉ मटेरियल इनपुट हो, उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या कीमत है, उसको उसकी इंट्रिसिनिक वैल्यू बोलते हैं, इंटरनल वैल्यू। और फेस वैल्यू मतलब एक्सटर्नल वैल्यू जो उसके ऊपर प्रिंट है। फुल बॉडीड मनी एक ऐसी मनी होती थी जिसकी इंट्रिसिनिक वैल्यू और उसकी फेस वैल्यू दोनों सेम होती थी। जैसे पुराने समय में, एंशियंट टाइम में, मिडवल टाइम में जो सिल्वर कॉइन, जो भी मेटेलिक कॉइन चलते थे, उसकी फेस वैल्यू और स्ट्रिनिक वैल्यू दोनों सेम होती थी। मतलब क्या हुआ कि इंटरनल वैल्यू और एक्सटर्नल वैल्यू सेम होती थी। जितना उसके ऊपर कीमत उसकी प्रिंट है उतनी ही उसके मेटल में वो वैल्यू इन्वॉल्व है। इसको फुल बॉडीड मनी बोलते थे। ठीक है। इट रिफर्स टू द मनी हुज वैल्यू एज अ कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स वैल्यू एज मनी।
A rupee coin during the British period in India was made of silver. Its intrinsic value and face value are equal. दोनों जो इंट्रिसिक वैल्यू थी और जो फेस वैल्यू थी वो दोनों सेम थी। दूसरा है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है दोस्तों? क्रेडिट मनी जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर चलती है, यहाँ पर उसकी फेस वैल्यू और जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो सेम नहीं होती। जो क्रेडिट मनी होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कम होती है, उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे आज के समय में हम लोग देखते हैं जो भी नोट है, हमारी करेंसी है या जो भी कॉइन्स हैं, उसके ऊपर जो प्रिंट है उसकी कीमत ज़्यादा होती है और उसमें जो वो मेटल इन्वॉल्व है, जो भी पेपर लगा हुआ है, जो भी रॉ मटेरियल यूज़ किया गया, इनपुट यूज़ किया गया, उसकी वैल्यू कम होती है। तो ये क्रेडिट मनी कहलाती है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर चलती है। तो आज जो एडवांस मनी, मॉडर्न मनी है वो क्रेडिट मनी है, न कि फुल बॉडीड मनी। नेक्स्ट, लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी दोस्तों ऐसी मनी होती है जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है और गवर्नमेंट ही डिक्लेयर करती है। मनी विच हैज़ लीगल सैंक्शन बिहाइंड इट एंड एक्सेप्टेड एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट इज़ नोन एज लीगल टेंडर मनी। गवर्नमेंट के बिहाफ पर वो चलती है मनी और गवर्नमेंट ही उसको प्रिंट करती है, उसको लीगल एक्सेप्टेड है, वो सबको मानना पड़ता है, सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, लीगली सैंक्शनड है वो गवर्नमेंट की तरफ से। और इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। जो लीगल टेंडर मनी है, एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और दूसरा होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या होता है दोस्तों? इट इज़ दैट मनी विच नो पर्सन कैन बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट बियॉन्ड ए सर्टेन मैक्सिमम लिमिट। कॉइन्स आर लिमिट लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी जो होता है उसमें ये कंडीशन होती है कि आप एक लिमिट से ज़्यादा उसको सामने वाले को लेने के लिए बाउंड नहीं कर सकते। जैसे कॉइन्स लेना हम और आप जल्दी पसंद नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी ने आपको 1000 रुपीज़ कॉइन्स के रूप में दे दिए, आप लेने को जल्दी तैयार नहीं होंगे इजली। उसके पीछे रीज़न कुछ भी हो सकता है कि उसको कैरी करना इजी नहीं होता है, उसका वेट ज़्यादा हो जाता है। और 1000 रुपये का एक नोट जो है वो आप आसानी से कैरी कर सकते हैं, उसमें कोई वेट नहीं होता है। तो जो कॉइन्स होते हैं उसको माना जाता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, कि एक लिमिट तक तो सामने वाला उसको लेने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। दूसरा होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी मतलब क्या होता है कि वो सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है, उसको कितना भी अमाउंट आप दो उस फॉर्म में मनी के, वो उसको ले लेगा। जैसे करेंसी नोट्स की हम बात करते हैं, इट इज़ दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड बाय द पीपल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट। कितना भी आप दे दो, करेंसी नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। करेंसी नोट्स को लेने से कितना भी आप दोगे उसको लेने से मना नहीं करेगा। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो जो लीगल टेंडर मनी है वो दो पार्ट में होते हैं, एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और दूसरा होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी में कॉइन्स को याद रखना है, जो एक लिमिट तक ही सामने वाले को आप लेने के लिए बाउंड कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं, उसके आगे नहीं। और जो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी उसमें करेंसी नोट्स को याद करना है कि सामने वाला उसको कितनी भी, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस है, अनलिमिटेड, आप कितना भी उसको दे दोगे वो मना नहीं करेगा। अब दोस्तों एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम बता दें, करेंसी और मनी ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इन जनरल हम इसको यूज़ ऐसे ही करते हैं कि करेंसी और मनी एक दूसरे की जगह हम यूज़ करते हैं। बट इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और जब मनी की बात करते हैं तो करेंसी और मनी में क्या डिफरेंस है ये आप देख लीजिए। करेंसी रिफर्स टू लीगल टेंडर मनी, इट हैज़ लीगल सैंक्शन बिहाइंड इट, इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन। समझ गए आप? करेंसी में पेपर नोट्स और कॉइन्स आते हैं। करेंसी में जो लीगल सैंक्शन होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी तरफ से जो नोट इशू होते हैं वो लीगली सैंक्शनड होते हैं। उसमें जो नोट्स आते हैं और जो कॉइन्स आते हैं उसको हम बोलते हैं ये करेंसी है। मनी क्या होता है? मनी रिफर्स टू एनीथिंग। जैसे अभी आप डेफिनेशन की बात कर रहे थे, जैसे अभी हम लोग मनी की बात कर रहे थे कि मनी कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे हम एक्सचेंज कर सकें एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
तो मनी refers to anything which is commonly accepted as medium of exchange. It possesses the quality of 100% liquidity. It consists of currency with the public and demand deposit with bank. Therefore, money is equal to, मनी में क्या क्या चीज़ आ जाती है, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट एट बैंक्स. तो मनी थोड़ा सा करेंसी से एक स्टेप और ऊपर है. करेंसी में केवल नोट्स और हम कॉइन्स की बात करते हैं, जबकि मनी में हम नोट और कॉइन की तो बात करते हैं, साथ में डिमांड डिपॉजिट एट बैंक्स की बात कर लेते हैं. तो ये थोड़ा सा इसकी जो डेप्थ होती है वो ज़्यादा हो जाती है. तो मनी कोई भी चीज़ हो सकती है, बट उसमें 100% लिक्विडिटी के फीचर हों. लिक्विडिटी का मतलब दोस्तों क्या है, कैश फॉर्म. जब हम लिक्विड का यूज़ करते हैं यहाँ पर बैंकिंग में या मनी के थ्रू में रेफरेंस में, तो उसका मतलब होता है कैश फॉर्म, कि कोई भी चीज़ कितनी जल्दी हम एक्सचेंज प्रोसेस में यूज़ कर सकें, तो उसमें उसकी उतनी लिक्विडिटी मानी जाती है. तो लिक्विडिटी 100% होनी चाहिए अगर किसी चीज़ को मनी के रूप में हम डिफाइन कर रहे हैं. तो करेंसी वर्सेस मनी दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए. करेंसी का मतलब होता है जो गवर्नमेंट ने करेंसी नोट्स और जो पेपर नोट कॉइन्स ये सब इशू किए हैं, इसको हम करेंसी में रखते हैं. मनी का मतलब होता है करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट एट बैंक्स. तो ये है करेंसी और मनी का डिफरेंस. नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ मनी. मनी सप्लाई क्या है दोस्तों, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि मनी सप्लाई हम कहते किसे हैं. सप्लाई ऑफ मनी, पहली बात तो ये है दोस्तों कि ये एक स्टॉक वेरिएबल है, ये फ्लो नहीं है, ये स्टॉक वेरिएबल है. एट द पॉइंट ऑफ टाइम, एट द पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय पर, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर इकॉनमी में या कंट्री में जो भी टोटल स्टॉक है मनी का, उसी को मनी सप्लाई हम बोलते हैं. और वो स्टॉक जो हो सकता है मनी का, वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है. पेपर मनी में हो सकता है, वो कॉइन्स में, और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स में. इन सब को हम काउंट कर लेते हैं और फिर उसी को हम स्टॉक ऑफ मनी बोलते हैं या सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं. सप्लाई ऑफ मनी इज डिफाइंड as the total stock of all the forms of money which are held by the public at any particular point of time. There are two characteristics of supply of money. दो फीचर्स हैं मनी सप्लाई के. एक तो क्या, स्टॉक कॉन्सेप्ट. ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है. क्यों ये स्टॉक वेरिएबल है, क्योंकि ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेज़र होता है. दूसरा, करेंसी विद पब्लिक, इसमें हम कैश मनी को इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करते हैं. सप्लाई ऑफ मनी ऑलवेज रिफर टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक. इट नॉट इंक्लूड्स स्टॉक ऑफ मनी विद द गवर्नमेंट. इसमें जो गवर्नमेंट के पास स्टॉक है मनी का, उसको हम नहीं लेते. आरबीआई और जो बैंकिंग सिस्टम है उसके पास जो स्टॉक है उसको हम इन्वॉल्व नहीं करते. इसमें हम केवल जो करेंसी विद द पब्लिक है, जो हमारे और आपके पास है, पॉकेट में है, घर पे है, जिसको हम तुरंत मार्केट में ट्रांजैक्शन प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं करेंसी विद पब्लिक. तो सप्लाई ऑफ मनी में ये दो चीज़ें हैं, एक तो स्टॉक कॉन्सेप्ट और दूसरा करेंसी विद पब्लिक. कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में दोस्तों, कि कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में किन किन चीज़ों को हम लेते हैं, जो मनी सप्लाई के कंपोनेंट हैं, ये भी एग्जाम में आपको पूछा जाता है. मनी सप्लाई इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग टू एलिमेंट्स. पहला क्या, करेंसी विद द पब्लिक, और दूसरा है डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक. तो इसलिए सप्लाई ऑफ मनी जो हो जाती है एम, कैपिटल एम, इसमें करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, ये कंपोनेंट्स माने जाते हैं मनी सप्लाई के. बेसिकली डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक का मतलब क्या होता है, दो तरह की बैंक में हमारी डिपॉजिट होती है दोस्तों, एक टाइम डिपॉजिट और दूसरा डिमांड डिपॉजिट. कुछ बैंक में हम ऐसे अमाउंट को रखते हैं जिसको हम जाकर विड्रॉल फॉर्म से या चेक से निकाल सकते हैं, ये डिमांड डिपॉजिट है. दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट, जो पर्टिकुलर टाइम के लिए हम उसको जमा कर देते हैं, जिसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, एफडी. वो पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है और जनरली उसको उस टाइम के पहले हम निकालने की कोशिश नहीं करते हैं.
तो दो तरह की डिपॉजिट्स होती हैं बैंक में। डिमांड डिपॉजिट को माना जाता है ये 100% लिक्विड है, जो मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स में हम इंक्लूड करते हैं। तो मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स में करेंसी विद द पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक्स, ये दो चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए जो मनी सप्लाई एम है उसमें सी प्लस डी डी का यूज़ करते हैं, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक्स। करेंसी विद द पब्लिक का मतलब यहाँ पर फिर से वही चीज़ समझाई गई है आपको। द टर्म पब्लिक डिनोट्स यूजिंग सेक्टर दैट इज इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स। इसमें गवर्नमेंट के पास जो स्टॉक है मनी का उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर दैट इज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम। In order to arrive at the total currency with the public in India, we add the following items: currency notes in circulation, coins in circulations, यही करेंसी विद द पब्लिक है। और डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं, इट रिफर्स टू द दोज डिपॉजिट विच आर पेबल ऑन डिमांड। दीज आर चेकबिल डिपॉजिट्स, दैट इज दे कैन बी विड्रॉन थ्रू चेक्स। These deposits can be transferred from one person to another for making payments. This is also called deposit money. Only demand deposits by public are taken as a part of money supply. ये ध्यान रखना है कि जो डिमांड डिपॉजिट है हमारी, केवल उसी को मनी सप्लाई में हम लेते हैं। इंटर बैंक डिपॉजिट डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, कि एक बैंक से पैसा निकाल कर हमने दूसरे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ये इंटर बैंक डिपॉजिट्स हैं, इसको हम मनी सप्लाई में नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक्स। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई, अभी हमने जब कंपोनेंट की बात की तो हमने बोला कि M इक्वल टू सी प्लस डी डी, वेयर सी इज करेंसी विद द पब्लिक एंड डी डी इज डिमांड डिपॉजिट इन द कॉमर्शियल बैंक्स। अब ये जो M है ये मनी सप्लाई है, और RBI ने मनी सप्लाई को मेज़र करने के लिए टाइम टाइम पर बहुत सारी कमेटीज़ बनाई थी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो कमेटी थी वो 1970-71 की थी, जो सेकंड वर्किंग ग्रुप बनाया था रिजर्व बैंक ने। उसकी रिकमेंडेशन के आधार पे जो मनी स्टॉक है उसको हम M1, M2, M3, M4 ये चार अलग अलग वेरिएबल के रूप में हम यूज़ करते हैं, जिसको मॉनेटरी एग्रीगेट्स बोलते हैं। मनी एग्रीगेट्स या मॉनेटरी एग्रीगेट्स M1, M2, M3 एंड M4। अब M1 से M4 की ओर जब हम बढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि धीरे धीरे मनी सप्लाई और वाइड होता जा रहा है। M1 जो था वो सबसे नैरो कॉन्सेप्ट लेता है सप्लाई ऑफ मनी को, जिसमें केवल कैश मनी की बात की जाती है। अभी आप देखेंगे वन बाई वन। तो M1 में जो कंपोनेंट है मनी के, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI, केवल ये चीज़ें आती हैं M1 में, इसलिए इसको नैरो मनी बोला जाता है। M1 को क्या बोलते हैं? नैरो मनी। M2 और ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाता है मनी सप्लाई का, जिसमें M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। हमें पता है दोस्तों कि पोस्ट ऑफिस में भी लोगों की डिपॉजिट्स होती है, पोस्ट ऑफिस से भी लोग लोन लेते हैं। तो M2 जो मनी सप्लाई का जो वेरिएबल है, जो एग्रीगेट्स है, उसमें M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, इसको लेते हैं। M3 इसके बाद आता है। M3 और ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, जिसमें M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विथ बैंक। M1 जब आप देखेंगे तो उसमें केवल डिमांड डिपॉजिट्स को लिया गया था, और M3 जब हम लेंगे तो उसमें टाइम डिपॉजिट्स को भी लिया जाता है। M4 और ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, जिसमें M3 के साथ साथ टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये ध्यान रखना है कि इसमें NSC को नहीं लिया जाता है। M4 में M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस। टोटल डिपॉजिट्स का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर टाइम डिपॉजिट भी है और डिमांड डिपॉजिट भी है, जो भी सेविंग्स हैं पोस्ट ऑफिस की वो सारी की सारी इसमें ली जाती हैं। तो ये M1, M2, M3, M4 ये मॉनेटरी एग्रीगेट्स कहलाते हैं। जैसे जैसे M1 से M4 की ओर आते हैं वैसे वैसे मनी सप्लाई की ब्रॉडनेस जो है वो बढ़ती जाती है।
M1 नैरो मनी है। M4 की ओर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे मनी की जो ब्रॉडनेस है बढ़ती जाती है। जब लिक्विडिटी की बात करते हैं M1 में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है लेकिन M4 में सबसे कम लिक्विडिटी है। तो इसलिए M1 से M4 की ओर जब बढ़ेंगे तो ब्रॉडनेस मनी की बढ़ेगी लेकिन लिक्विडिटी जो है वो कम होती जाती है। इस चार्ट से आप समझ सकते हैं यहाँ आसानी से कि मनी सप्लाई की जो डिफरेंट एग्रीगेट्स हैं, मॉनेटरी एग्रीगेट्स M1, M2, M3, M4, उसको यहाँ समझ सकते हैं हम कि M1 में कौन कौन सी चीज़ें हैं, M2 में कौन कौन सी चीज़ें हैं, M3 में क्या है और M4 में क्या है। वही चीज़ें हैं जिसको चार्ट के रूप में शो किया गया है जिससे आप आसानी से समझ सकें। M1 मेजर रिप्रेजेंट द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, जिसकी बात मैंने भी बताई। Among 4 मनी स्टॉक मेजर्स आउट बाय RBI, M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म है मनी का। एज वी प्रोसीड फ्रॉम M1 टू M4 द लिक्विडिटी गेट्स रिड्यूस्ड। M1 से M4 को जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं लिक्विडिटी कम होती जाती है लेकिन ब्रॉडनेस बढ़ती जाती है। M4 possesses द लोवेस्ट लिक्विडिटी among ऑल 3 मेजर्स। M1 इज़ कॉल्ड नैरो मनी। M1 को हम नैरो मनी बोलते हैं और M3 को हम ब्रॉड मनी बोलते हैं। जो याद रखना है, नैरो मनी M1 और ब्रॉड मनी M3। और यहाँ पर M1 अगर हम लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो M1 इज़ ग्रेटर दैन M2 इज़ ग्रेटर दैन M3 एंड M3 इज ग्रेटर दैन M4।